आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सपा सांसद जया बच्चन ने घायल बीजेपी सांसदों के लिए पुरस्कार की रखी मांग। ओम प्रकाश चौटाला का अंतिम संस्कार आज दोपहर, राजकीय शोक, स्कूलों सरकारी कार्यालयों में अवकाश। दिल्ली में कब होगा चुनाव? 6 से 10 जनवरी के बीच हो सकती है तारीख की घोषणा। जर्मनी के क्रिसमस मार्केट में हमला, सऊदी डॉक्टर ने भीड़ पर चढ़ाई कार। अमेरिकी मिसाइल के इस्तेमाल से भड़के रूस ने यूक्रेन पर किया हमला, 1 की मौत। इलाज के लिए तरस रहे हैं जंग में घायल गाजा के बच्चे। अमेरिका ने सीरिया के नए नेता पर रखा $1 करोड़ का इनाम वापस लिया। दमिश्क वार्ता के बाद बड़ा फैसला। नीतीश सरकार तो मार ले गए बाजी, बिहार में अब दिल खोलकर निवेश करेगा अडानी ग्रुप। विजय सेतुपति की महाराजा ने चीन में की बाहुबली 2 से ज्यादा कमाई। और अश्विन की पत्नी ने सोशल मीडिया पर लिखा भावुक पोस्ट, बताया संन्यास। खबर सुनकर कैसी थी प्रतिक्रिया? समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने शुक्रवार को आरोप लगाया है कि शहर के एक अस्पताल में इलाज करा रहे भाजपा सांसद नाटक कर रहे हैं और कहा कि उन्हें उनके अभिनय प्रदर्शन के लिए पुरस्कार दिए जाने चाहिए। विपक्षी दलों द्वारा यहां निकाले गए विरोध मार्च के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए राज्यसभा सदस्य जया बच्चन ने दावा किया है कि उन्होंने एक अभिनेत्री के रूप में अपने करियर में भाजपा सांसदों प्रताप चंद्र सारंगी, मुकेश राजपूत और एस फागनोन कोन्याक से बेहतर कलाकार कभी नहीं देखा। भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा है कि सपा और विपक्षी इंडिया गठबंधन की असली संस्कृति है, जिसमें बच्चन हमलावर के साथ खड़ी है, न कि पीड़ित और आदिवासी महिला सांसद के साथ, जिन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। इंडियन नेशनल लोकदल के अध्यक्ष और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का शुक्रवार को गुरुग्राम में निधन हो गया। हरियाणा सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री के सम्मान में 3 दिवसीय राजकीय शोक और शनिवार को सभी स्कूलों और सरकारी कार्यालयों में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे और पूर्व प्रधानमंत्री देवीलाल के बेटे चौटाला को गुरुग्राम में उनके घर पर दिल का दौरा पड़ा। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। उन्होंने मेदांता अस्पताल में दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। हरियाणा के एक मुख्य राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने वाले और एक प्रमुख क्षेत्रीय पार्टी का चेहरा रहे चौटाला पिछले कुछ समय से उम्र संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे थे। विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां अंतिम चरण पर है। चुनाव आयोग की ओर से कई बैठकों का दौर चल रहा है। बताया जा रहा है कि चुनाव की तारीख की घोषणा 6 से 10 जनवरी के बीच हो सकती है। 24 दिसंबर को मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण कार्य पूरा होगा। इसके बाद 6 जनवरी को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। हालांकि अभी तारीखों पर दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है। विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी 2025 तक का है। इससे पहले दिल्ली विधानसभा का गठन करने के लिए चुनाव होने हैं। इसके लिए दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से तैयारियां की जा रही है। सूत्रों का कहना है कि चुनाव के लिए दिसंबर की जगह जनवरी के पहले या फिर दूसरे सप्ताह के बीच तारीखों की घोषणा होगी। पिछले चुनाव की बात की जाए तो 6 जनवरी 2020 को तारीखों की घोषणा की गई थी। किसी भी राज्य के विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया के लिए न्यूनतम 35 दिन चाहिए होते हैं। ऐसे में 6 से 10 जनवरी के बीच चुनाव की घोषणा के बाद न्यूनतम समय मिल जाएगा। जर्मनी के मैग्डेबर्ग में शुक्रवार 20 दिसंबर को बड़ा कार हादसा हो गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 60 से ज्यादा घायल हो गए। ये हादसा क्रिसमस बाजार में हुआ, जहां एक कार भीड़-भाड़ वाले इलाके में घुस गई और लोगों पर चढ़ गई। इस मामले में स्थानीय जर्मन पुलिस ने सऊदी अरब के एक 50 वर्षीय डॉक्टर को गिरफ्तार किया, जो कार चला रहा था। गौरतलब है कि पहले की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि हमले में 11 लोग मारे गए, लेकिन बाद में अधिकारियों ने पुष्टि की है कि अब तक केवल 2 मौतें हुई है। मैग्डेबर्ग जर्मनी के सैक्सोनी हेल्लोल्ड स्टेट की राजधानी है, जहां हादसा हुआ है।
शहर के प्रमुख रेनर हसेलॉफ ने मामले के बारे में रॉयटर्स को जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी ड्राइवर के पास जर्मनी का ही रहने वाला था, जो बीते 2 दशकों से देश में रह रहा था। उन्होंने आगे कहा कि फिलहाल जो स्थिति है उसको देखते हुए शहर में कोई अन्य खतरा मौजूद नहीं है, क्योंकि हमने इस मामले में एक व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया है जो हमारे हिरासत में है। यूक्रेन की तरफ से अमेरिकी मिसाइल के इस्तेमाल किए जाने के बाद गुस्साए रूस ने कीव के सैन्य ठिकानों पर हमला कर दिया। इससे एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 12 अन्य लोग घायल हो गए। इतना ही नहीं, कई दूतावासों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। यह हमला शुक्रवार सुबह करीब 7 बजे हुआ जब रूस ने कीव पर 5 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिसमें से सभी को यूक्रेनी वायु रक्षा प्रणालियों ने नष्ट कर दिया। यूक्रेनी वायुसेना कमान के अनुसार 40 मानव रहित विमान को भी नष्ट कर दिया गया है और 20 ड्रोन अपने लक्ष्य तक पहुंचने में असफल रहे। हालांकि गिरते मलबे से लोग घायल हो गए। यूक्रेनी विदेश मंत्रालय ने बताया कि उसने रूस की तरफ से दागी गई छोटी दूरी की 5 इस्कंदर मिसाइलों का भी पता लगाया है। वहीं हमले के कारण 630 आवासीय भवनों, 16 चिकित्सा सुविधाओं, 30 स्कूलों और किंडरगार्टनों में हीटिंग व्यवस्था ठप हो गई है। बच्चों के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ने कहा है कि तुरंत इलाज न मिल पाने की वजह से गाजा में अब और भी ज्यादा संख्या में बच्चों की मौत होने लगी है। यूनिसेफ का कहना है कि गाजा में इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में घायल करीब 2500 बच्चों को बेहतर इलाज के लिए तुरंत बाहर निकालने की जरूरत है। लेकिन मई में रफाह क्रॉसिंग बंद होने के बाद से अब तक बहुत कम बच्चे बाहर निकल पाए हैं और बाहर भी आ रहे हैं। उन्हें माता पिता के बिना अकेले ही जीना पड़ रहा है। सीरिया के नए नेता और हयात तहरीर अल शाम समूह के प्रमुख अहमद अल शरा को पकड़ने के लिए जिस इनाम का अमेरिका ने ऐलान किया था उसे वापस ले लिया गया है। इस बात का खुलासा अमेरिकी राजनयिक बारबरा लीफ ने किया। बता दें कि $1 करोड़ का इनाम वापस लेने का फैसला दमिश्क में हुई बातचीत के बाद लिया गया, जो राष्ट्रपति बशर अल असद के इस महीने सत्ता से हटने के बाद से सीरिया में अमेरिकी अधिकारियों का पहला दौरा था। पूर्वी मामलों की सहायक विदेश मंत्री लीफ ने इस फैसले को उस बैठक के बाद साझा किया जिसमें उन्होंने अल शरा और सीरिया की संक्रमणकालीन प्रशासन के अन्य अधिकारियों से मुलाकात की थी। उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका को वार्ता के दौरान सकारात्मक संदेश मिले, जिसमें आश्वासन भी मिला था कि HTS किसी भी आतंकी खतरों को रोकेगा। उन्होंने आगे कहा कि हमारी चर्चा के आधार पर मैंने बताया कि हम ऐलान किए इनाम को वापस ले रहे हैं। नीतीश सरकार बिहार में औद्योगिक निवेश बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रही है। इस क्रम में पटना में 2 दिवसीय बिजनेस कनेक्ट 2024 कार्यक्रम के आयोजन में विभिन्न कंपनियों से निवेश के लिए समझौते किए गए हैं। इस समझौते के तहत प्रदेश में 423 कंपनियां 1.80 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है। जिन क्षेत्रों में निवेश के लिए समझौते हुए हैं उनमें फूड प्रोसेसिंग, IT, सीमेंट, अक्षय ऊर्जा, प्लास्टिक, रबर और लेदर सहित 11 तरह के उद्योग लगेंगे। इस अवसर पर कॉफी टेबल बुक बिहार ए जर्नी ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रांसपोर्टेशन का विमोचन भी किया गया। बता दें कि यह भी जानकारी सामने आई है कि उद्योगपति गौतम अडानी के नेतृत्व वाला अडानी समूह बिहार में अत्याधुनिक बिजली घर स्थापित करने के साथ ही सीमेंट उत्पादन क्षमता बढ़ाने, खाद्य प्रसंस्करण और लॉजिस्टिक क्षेत्र में करीब 28,000 करोड़ रुपए का निवेश का प्लान लेकर आई है। इंडिया के सबसे दमदार एक्टर्स में से एक विजय सेतुपति को जनता बहुत पसंद करती है। नेशनल अवार्ड विनर विजय की एक्टिंग परफॉर्मेंस हमेशा सराही जाती है। हालांकि वह उन्हें बॉक्स ऑफिस पर बड़ी कमाई करने वाली फिल्में डिलीवर करने वाले स्टार्स की लिस्ट में नहीं रखा जाता, मगर अब विजय सेतुपति की फिल्म महाराजा बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर रही है, वो भी भारत में नहीं बल्कि पड़ोसी देश चीन में। इस साल जून में रिलीज हुई महाराजा ने जनता और क्रिटिक्स को बहुत इम्प्रेस किया था और इस साल तमिल सिनेमा की बड़ी हिट्स में से एक है। OTT पर आने के बाद पूरे देश के लोगों ने ये फिल्म देखी और फिल्म के साथ साथ विजय के भी फिर से मुरीद हो गए। हिंदी फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने महाराजा में विलेन का रोल किया है और उनका काम भी क्रिटिक्स को खूब पसंद आया। अब चीन में महाराजा ने तगड़ा कमाल किया है और बाहुबली 2 जैसी ग्रैंड फिल्म को भी पीछे छोड़ दिया।
भारतीय टीम के पूर्व ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन की पत्नी प्रीति नारायण ने अपने पति के लिए एक भावुक पोस्ट किया है। अश्विन ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था और वह ऑस्ट्रेलिया दौरे के बीच से ही स्वदेश लौट आए थे। अश्विन ने यह फैसला ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए तीसरे टेस्ट मैच के बाद लिया था, जिससे पूरा क्रिकेट जगत चौंक गया था। अश्विन ने जब से संन्यास लेने की घोषणा की है तभी से ही सोशल मीडिया पर इस खिलाड़ी को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है और अब उनकी पत्नी प्रीति ने भी इस पूर्व ऑफ स्पिनर के लिए भावुक पोस्ट लिखा और इतने वर्षों में उनके क्रिकेट के सफर के बारे में बताया। प्रीति ने साथ ही कहा कि किस तरह जीवन के उतार चढ़ाव भरे दौर में दोनों एक दूसरे के साथ खड़े रहे। प्रीति ने इंस्टाग्राम पोस्ट पर लिखा, मेरे लिए पिछले 2 दिन धुंधले रहे। मैं बस यही सोचती रही कि क्या लिखूं। मैं अपने सर्वकालीन पसंदीदा क्रिकेटर को कैसे इस तरह से विदाई दूं? क्या इसमें पार्टनर का एंगल लूं या एक प्रशंसक लड़की का प्रेम पत्र लिखूं? मुझे लगता है कि इसमें सब कुछ मिला होगा। जब मैंने अश्विन की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी तो मैं छोटे बड़े पलों को याद करने लगी। पिछले 13-14 वर्षों की कई यादें हैं।